क्लास 11 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 है जो कि मैं समझाने जा रहा हूं। यदि मेरे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि न्यूटन की गति के तीनों नियम लिखो। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझो। प्रथम नियम, इसके 3 नियम होते हैं न्यूटन के। ठीक, कि प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है, जैसे मैंने कहा कि ये स्थिर है। ठीक, यदि जो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ये क्या है? अपन जो बल लगाते हैं वो क्या है? बाह्य बल है। तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं? बाह्य बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? आगे क्यों जा रही? ठीक, तो यदि कोई वस्तु, जैसे मैंने कहा कि ये स्थिर है। ठीक, मैंने कहा ये स्थिर है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि वह गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर या तो आगे बढ़ाया जाए या फिर रोका जाए, तो ही क्या करेगी? रुकेगी। ठीक, तो जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो इसी को ही क्या कहते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। ठीक, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, मतलब कि यदि उसे मान लो स्थिर है, उसे गति करवाने तो बाह्य बल लगाने आए। ठीक, और मान लो पहले से वह गति कर रही, ठीक, इस प्रकार से गति करती हुई जा रही, तो उसे आगे से रोकने आए, बाह्य बल लगाने आए। ठीक, तो दोनों कंडीशन पे तुम्हें बाह्य बल लगाने आए, जो कि प्रथम नियम कहता है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अपन कोई भी वस्तु लेते हैं और उसमें संवेग कितना है, मतलब उसमें गति करने की स्थिति कितनी है। ठीक, तो उसमें किसी वस्तु की, ये वस्तु है, इस वस्तु की, ठीक, संवेग में परिवर्तन, मतलब इसमें अपन क्या कर रहा है? आकार एवं स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, और आकार एवं स्थिति में परिवर्तन करने में जो समय लग रहा है तो समय को कहते हैं दर। ठीक, तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर तुम इस वस्तु पर जो बल लगा रहे बल के अनुक्रमानुपाती होती है, या तो तुम्हारा धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। ठीक, तो इसे ही क्या कहते हैं? द्वितीय नियम कहते हैं। इतनी तक मेन है, लेकिन यहाँ थोड़ा और मैंने बढ़ा दिया था कि संवेग में परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। जैसे संवेग में परिवर्तन तुम उसी दिशा में कर सकते हो, जैसे कोई तुमने आकार लिया, वस्तु ली, मैंने ये वस्तु ली, तो इस वस्तु को क्या करूंगा मैं? जिस दिशा में मैं उसे बल लगाऊंगा उसी दिशा में आगे की ओर जाएगी। कि इस साइड को मैंने बल लगाया तो ये कहाँ जाएगी? इसी पीछे की ओर आएगी। मैंने आगे की ओर बल लगाता हूं तो आगे की ओर जाएगी। ठीक, तो संवेग में परिवर्तन की दर जिस वस्तु पर तुम बल लगा रहे हो उसके अनुक्रमानुपाती होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, मतलब तुम्हारी जो प्रत्येक क्रिया होगी वो विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर रहेगी। मतलब सामने वाले को तुम, एक उदाहरण ले रहे, सामने वाले को एक चांटा मारा तो वो भी एक तुम में चांटा देगा। ठीक, यदि कोई वस्तु मान लो इस प्रकार से हिल रही, इस प्रकार से हिल रही, तो उस पर देखो जी नाए जा रही तो नाए भी जा रही। ठीक, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हो रही, इस प्रकार से दोनों साइड हिलेगी। ठीक, तुम डोरा लीजिए और नीचे कछु बांध दीजिए, फिर उसे हिला दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक ना दोनों ओर जाएगी। ठीक, दोनों ओर जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? तृतीय नियम कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल किसे कहते हैं? तरह इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर बेसिक है, तिमाही छमाही में पूछने के क्वेश्चन है। ठीक, घर्षण बल किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु किसी तल पर गति करती है, मैंने यह यहां क्या लिया? कोई तल ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने जो तल ले लिया, ठीक, और इस तल पर यह है रोड। ठीक, इस रोड पर क्या करना है मुझे? किसी वस्तु की गति करा रहा हूं मैं। ठीक, गति कर रहा है, जिस प्रकार से जा रहा है, गति कर रहा है। ठीक, तो वस्तु और तल का संपर्क
यहाँ जो वस्तु होगी, वस्तु और इस तल रोड का संपर्क, ठीक, के लिए जो गतिक विरोधी बल लगाया जाता है, मतलब जो गति में तुम विरोध वाला बल लगाओ, जैसे इसको गति करने के लिए तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, धक्का दोगे या पैडल मारोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, ठीक। तो जो बल लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, गतिक विरोध बल कहते हैं। तो जो बल लगाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक, समझो। जब कोई वस्तु किसी तल पर गति करती है, मान लो रोड पर गति कर रही, रोड क्या है, तल है, ठीक, तो रोड पर गति करती है, तो वस्तु और रोड, मतलब कि जो गति करने वाला वस्तु है, वस्तु और तल या रोड की संपर्क के लिए जो गतिक विरोधी बल लगता है, मतलब जो तुम बाहरी बल लगाते हो, उसे ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद इसके लाभ क्या क्या है। घर्षण क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है, जैसे तुमने देखा होगा टायरों में खुरदरा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसमें घर्षण की पकड़ बनी रहे। रोड जैसे रोड पर चलते हैं तो कोई वाहन तो चिपक के चले, ऐसा नहीं कि उठ के चले या रिपट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं घर्षण, ठीक है। तो इसके कारण भोजन चबा पाते हैं, किसके कारण, घर्षण के कारण। अपन जो भी भोजन खाते हैं तो इन दांतों में चिपक जाता है, ठीक, चिपक जाता है, जिससे घर्षण बन जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके कारण कील दीवार में अच्छी तरह पकड़ बनाए रखती है, मतलब इसके कारण भी कील दीवार में, अब जब दीवार में अपन कील ठोकते हैं तो वापस नहीं निकलती है, कारण क्योंकि वो घर्षण से बिल्कुल सतह से चिपकी हुई होती है, बिल्कुल बहुत ठोस तरीके से चिपकी रहती है, जिस कारण वो निकलती नहीं है, ठीक है। इसके कारण वाहन के टायर भी अच्छी तरह पकड़ बनाए रहते हैं, मतलब कि वाहनों में जो टायर होता है, जो टायर तल पर चलाया जाता है, तल पर चलता है, तो वो क्या करता है, रोड से या तल से संपर्क में आकर अच्छी पकड़ बना लेता है, उसे ही क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला पेज क्या है, दूसरे नंबर पेज ये लिखा है, देखो 2 नंबर पेज पर क्या लिखा है, हानि। पहला, इसका कारण मशीनों की दक्षता कम होती है, मतलब घर्षण के कारण ही मशीनें या कछु भी चीजें लो तो बहुत कम चलती हैं, क्यों, क्योंकि घुड़ जाती, घिस जाती हैं, ठीक। तो इसके कारण मशीनों की दक्षता कैसी होती है, कम होती है, और मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, मतलब कि इसी घर्षण के कारण जो मशीन के पुर्जे हैं वो घिस जाते हैं, और घिसने का क्या कारण होता है, घिस जाएंगे तो उसे तुम्हें बदलना पड़ेगा, ठीक। आगे, जड़त्व किसे कहते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है, इसके प्रकार लिखो, ठीक। जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब कोई वस्तु है, इस वस्तु का वह गुण जो क्या करती है, अपनी अवस्था, मतलब ये अवस्था कितनी ले, इतनी ले, जगह को कितनी ले, इतनी जगह ले, तो वह वस्तु, वस्तु का वह गुण जो क्या करता है, जिसके कारण यह अपनी अवस्था का परिवर्तन में विरोध करता है, मतलब कि स्वयं परिवर्तन हो रही, क्यों परिवर्तन हो रही, वातावरण के कारण परिवर्तन हो रही, जे इसमें कितना अभी ताप है, कितना दाब है, जी तो अभी पता नहीं है, लेकिन इसके लाजे पता होगा कि मेरे ऊपर कितना ताप, दाब और कितना प्रेशर है, ठीक। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी अपनी अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब जब परिवर्तन होती है तो उसका विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विराम, मतलब रखी हुई, कहीं भी रखी हुई, दूसरा होता है गति, मतलब कि कोई भी वस्तु जब हमेशा के लिए गति करती रहती है तो वो क्या होती है, गतिक, ठीक। तो वो भी अवस्था में अपनी विरोध करता है, ठीक है। इसके बाद गुरुत्वीय द्रव्यमान किसे कहती है, समझो, बिल्कुल सहज, बिल्कुल इजी है, देखो गुरुत्वीय द्रव्यमान वह द्रव्यमान जिसकी माप गुरुत्व के आधार पर की जाती है, नहीं आया समझ में, जैसे कोई तुमने भार लिया, मैंने इसका भार लिया 5 ग्राम, ठीक, तो इसका आधार कहाँ किया जाएगा, इसको सरफेस में उठा लिया जाएगा और इसके नीचे कुछ वजन नापने वाला यंत्र लगाएंगे, ठीक, ऊपर उठा के लगाएंगे, ठीक। तो इसमें जो भी वजन निकलेगा वो ऑटोमेटिक शो करने लगेगा, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं, गुरुत्वीय माप कहते हैं, ठीक है।
तो वह द्रव्यमान जिसकी माप गुरुत्व के आधार पर की जाती है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, अपन पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसी को ही क्या करता है, जे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है, ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हो अभिकेंद्रीय बल क्या कहलाता है? देखो, वृत्ताकार मार्ग में गतिमान वस्तु की मार्ग में केंद्र की ओर कार्य करने वाले त्वरण को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कोई तुमने एक वृत्ताकार मार्ग लिया, मैंने ये पार्क ले लिया, कोई भी पार्क हो, ठीक। यहां पर तुम क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो। यहां साइकिल चलाओगे तो ये हर जगह मोड़ है, तो ये मोड़ तुम्हें उसी साइड, जैसे ऐसी तो सीधी तो साइकिल चलाओगे नहीं, तो तुम्हें कुछ टेढ़ी करना पड़ेगी इस प्रकार से, और फिर तुम इस प्रकार से घूमते जाओगे, तो तुम्हें जिस साइड केंद्र है उसी साइड अपना शरीर झुकाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, ठीक। तो जो वृत्ताकार मार्ग है और वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं, केंद्रीय अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। नहीं आया समझ में? वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान वस्तु, मतलब कोई तुम गतिमान वस्तु गति करा रहा है, तो वो गतिमान वस्तु किसकी ओर झुकेगी, केंद्र की ओर झुकेगी, ठीक। केंद्र की ओर कार्य करने वाले त्वरण को, मतलब केंद्र की ओर जो झुक रही है तो उसको क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं पेज नंबर 3। देखो, मैंने अभी जिस प्रकार से मैंने बताया कि अभी वृत्त पर जो भी अपन गाड़ी सरफेस कुछ भी चलाते हैं तो उसके साइड, केंद्र की साइड झुकना पड़ता है। जैसे कि मोड़ इस साइड की ओर है तो ये इस साइड को झुकेगा, यदि मोड़ ऐसी है तो इस प्रकार इस साइड को झुकेगा, ठीक। झुकना तो पड़ेगा ही, ठीक। तो देखो यहाँ किसके ऊपर बताया गया, ट्रेन के ऊपर, देखो रेल के ऊपर, ठीक। क्या क्या कारण है कि मोड़ पर रेल की बाहरी पटरी कुछ ऊपर रखी जाती है, मतलब जो बाहरी पटरी होती है उसके लिए बाकी पटरियों से ऊपर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ठीक। तुमने देखा होगा कि पटरी होती है जो रेल की, तो उसमें जो खंभे डाले जाते हैं, देखो मान लीजिए ये पटरी है, पटरी किस प्रकार है, ये पटरी मान लो, ठीक, ये पटरी। अब इस पटरी में कुछ खंभे डाले जाते हैं जो कि बड़े होते हैं, पटरी के आकार से भी बड़े होते हैं, पटरी से भी बाहर निकले हुए होते हैं। ये खंभे क्या होते हैं, पटरी से बाहर निकले हुए होते हैं। तुमने देखे होंगे पटरी से भी बाहर निकले हुए होते हैं। अब ये बाहर क्यों निकाल दिए जाते हैं, फिक्स के क्यों नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि इसमें घर्षण बना रहे। देखो कैसे, समझो। क्योंकि मोड़ पर झुकते समय, मतलब जब मोड़ पर झुकेगा तो ट्रेन के अंदर की ओर झुक जाता है। ट्रेन जो होती है वो अंदर की ओर, मतलब कि केंद्र की ओर झुक जाएगी। मान लो ट्रेन को इस प्रकार से मोड़ करना है तो जिन्नाय को झुक जाएगी ट्रेन थोड़ी, ठीक है। इस प्रकार जैसे तुमने सोचा होगा कि तुमने देखा होगा बस जिस साइड को मुड़ती है तुम उसी साइड को झुक जाते हो, देखा होगा। यदि धचका लगा हो तो देखो, यदि तुम किसी भी मोड़ पर जाना हो, बस में बैठ जाना, तो जिस मोड़ पर वो मुड़ेगी, जिस साइड को मुड़ेगी उसी साइड को तुम्हारा शरीर मुड़ जाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार ट्रेन भी उसी, मतलब कि उसी, भाई ट्रेन भी उसी अंदर की ओर क्या कर लेती है, झुका देती है, ठीक, केंद्र की ओर झुक जाती है। और पृथ्वी पर अभिलंब प्रतिक्रिया से उसका पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है। मतलब कि उसे पृथ्वी से, जो पृथ्वी है जिस पर चल रही है, तो पृथ्वी से क्या होता है, उस पर प्रतिक्रिया का बल प्राप्त होने लगता है, मतलब कि उसे झुकाव वाला एहसास होने लगता है, और झुकाव होने के कारण पृथ्वी क्या कर देती है, वापस उसे सीधा ढकेल देती है, मतलब कि जो सीधी चलने लगे, ठीक। तो पृथ्वी उसे क्या कर देती है, अभिकेंद्रीय बल लगकर क्या कर देती है, सीधी कर देती है, जिससे ट्रेन को पटरी पलटने व फिसलने का खतरा कम होता है। मतलब कि ट्रेन जब चलती है, सुनो शुरू से समझो, क्योंकि मोड़ पर घूमते समय ट्रेन क्या करती है, केंद्र की ओर झुक जाती है, अंदर की ओर,
केंद्र या अंदर एक ही है, ठीक है। केंद्र की ओर झुक जाती है और पृथ्वी से इसे क्या मिलता है, वापस जाने का बल मिलता है। जो झुक गई उसको सीधा करने का बल मिलता है, ठीक। जो वो बल कौन सा कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक। तो पृथ्वी से उसे कौन सा बल प्राप्त होता है, अभिकेंद्रीय बल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे ट्रेन क्या कर देती है, पलटने या फिसलने से खतरा कम हो जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, बंदूक से निकाली गई गोली जब दागने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों देती है। जब अपन बंदूक चलाते हैं तो तुमने देखा होगा कि जो पीछे चलाने वाला व्यक्ति है वो और पीछे खिस जाता है। नहीं आया समझ में? जैसे तुमने बंदूक ली, ये बंदूक ले ली, यहां बंदूक ली तो जो तुम्हारा हाथ है तो ये पीछे की ओर रिएक्ट करेगा। क्यों? तुम खुद हो जाओगे पीछे। क्यों करता है ऐसा, तो समझो। क्योंकि गोली दागने से पूर्व गोली और बंदूक दोनों क्या होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं। मतलब कि ये बिल्कुल स्थिर रखे से हुए होते हैं, रखे होते हैं, ठीक है। फिर मान लो ये गन है, तो गन तुम केवल हाथ में लाए हो, चला नहीं रहे, ठीक। तो ये क्या है, विराम अवस्था में रखी हुई है, ठीक। विराम अवस्था में है जी, ठीक। तो विराम अवस्था में होती है, जिस कारण बंदूक का संवेग शून्य होता है। मतलब कि इसमें कोई गति नहीं है, कोई हलचल नहीं है अभी, ठीक। जैसे इसका बटन दबाएंगे अब होगी हलचल। देखो, गोली दागने पर गोली के एक निश्चित संवेग की गति होती है। जैसे तुम बटन दबाओगे, जो ट्रिगर होता है उसको दबाओगे, तो वो क्या करने लगेगी, गोली गति करने लगेगी कि बंदूक गति करने लगेगी, गोली करेगी गति, ठीक है। तो गोली गति करने लगती है, जो कि बंदूक को क्या कर देती है, पीछे की ओर कर देती है। देखो, पहले नंबर तो क्या है, क्योंकि गोली होती है तो गोली निकलने से पूर्व, मतलब दागने से पूर्व क्या होती है, गोली और बंदूक दोनों एक जगह स्थिर होते हैं, विराम अवस्था में होती है, ठीक है। जिसके कारण इसका संवेग क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, ठीक। गति करने की स्थिति क्या होती है, जीरो होती है, जीरो, ठीक। लेकिन गोली दागने पर एक निश्चित संवेग की गति होती है। मतलब जैसे ट्रिगर दबाते हैं गोली बाहर फट से निकलती है, मतलब उसमें गति होने लगती है। और गति हुई तो बस बंदूक क्या होगी, पीछे की ओर होगी। जैसे जो स्थिर है, यहां से कोई एक बल दे दे गोली को, तो जो पूरी बंदूक पीछे को खिसकेगी, पीछे को खिसकेती है, तो उससे क्या होने लगता है, जो चलाने वाला व्यक्ति है वो भी पीछे की ओर धक्का सा लगता है उसको, ठीक है। चलते हैं आगे। वो ट्रेन वाला क्वेश्चन फिर से आगे देखो, यहां बस ट्रेन की जगह साइकिल ले ली। मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में क्यों झुका लेता है, मतलब केंद्र की ओर क्यों झुका लेता है। जैसे कि मान लो इस प्रकार से है तो अपन अपने शरीर को इस प्रकार झुका लेंगे, ठीक। अभी मान लो सीधा चल रहा है तो इस प्रकार झुका लेंगे, तब जाके मुड़ेगी, ठीक। तुमने देखा होगा, ठीक। कैसे अपन जो जो भी वाहन चलाते हैं, जैसे टैक्सी मैक्सी नहीं लेना, साइकिल लेना, ठीक। साइकिल के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो साइकिल है तो जैसे भी चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, वाहन मतलब कि टू व्हीलर, ठीक। तो टू व्हीलर जिस प्रकार से चलाते हैं तो वो अपन हैंडल से नहीं मोड़ते हैं, हैंडल तो उसका अपन सीधा करे रहते हैं, बस अपन उसको क्या करते हैं, अपन उसको थोड़ा नीचे ऊपर करते हैं, हैंडल को नहीं, अपने शरीर को नीचे झुका देते हैं, तो उस साइड को ही मुड़ जाती है। जिस साइड झुकाते हैं उसी साइड मुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए साइकिल ये जा रही है, तुमने अपने आप शरीर को इस प्रकार से झुकाया, क्या होगी, नीचे की ओर जा रही है, ठीक। तो वो टर्न किस प्रकार का करेगी, इस प्रकार का करेगी। कौन सा, इस प्रकार का, ठीक। और यदि मान लीजिए तुमने इस प्रकार झुका दी तो वो टर्न इस प्रकार से लेगी, ठीक, मतलब इस प्रकार से टर्न देगी, ठीक है। तो देखो, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अभी अपन ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि देखो ऊपर क्या पढ़ा था, ट्रेन वाला पढ़ा था कि ट्रेन जो मोड़ पर घूमते समय क्या करती है, झुक जाती है, जिससे पृथ्वी से क्या हो जाता है, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है, जिससे ट्रेन पलटती या घिसती पिटती नहीं है। तो यही बिल्कुल साइकिल में लग रहा है कि मोड़ पर साइकिल की जो गति होती है वो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। जैसे वृत्ताकार मार्ग में जो भी गति करते हैं तो उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, जो कहां से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है। तो अतः सवार स्वयं को मार्ग
के केंद्र की ओर झुका देता है। मतलब जिस साइड उसे मुड़ना होता है उस साइड झुक जाता है, जिसे क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी खुद कहती है कि तुम जैसे ही झुकोगे मैं तुम्हें अभिकेंद्रीय बल दे दूंगा। ना आया समझ में? समझ में तो आया, तुम बता भी रहे हो। नेक्स्ट चौथा पेज लिखा है, देखो। चलती हुई बस को अचानक रोक देने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? चलो, अपन चल रहे तो अपना जो नीचे का शरीर होता है, नीचे वाला भाग क्या करता है, अपनी जो एक नाभि होती है जिसे अपन हिंदी में टुड़ी कहते हैं, ठीक है, तो नाभि से नीचे वाला भाग क्या करता है, गति करता है। सॉरी, ऊपर वाला भाग गति करता है, नीचे वाला भाग विराम अवस्था में रहता है, चलती हुई गाड़ी के सरफेस में रहता है, ठीक है। तो अपना जो नाभि के ऊपर वाला भाग होता है, हिस्सा होता है, वो क्या करता है, गति करता है। और गति करने के कारण ही अपना, जैसे ही बस अचानक रुकेगी तो अपन ऐसे से ऐसे हो जाते हैं। ना आया समझ में? इस प्रकार से ठाड़े हुए तो ऐसे हो जाते हैं। नहीं आया समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसमें, देखो अपनी फिजिकल भाषा में तुम पेपर में क्या लिखोगे वो देखो। क्योंकि चलती हुई बस पर अचानक रोकने पर बस के संपर्क में रहने का कारण यात्री के पैर विराम अवस्था में रहते हैं। हमने बताया था कि जो नाभि से नीचे वाला भाग होता है वो गति नहीं करता है, विराम अवस्था में होता है, ठीक है। तो वो विराम अवस्था में हो जाता है, ठीक, आ जाता है। जबकि शरीर का ऊपरी भाग, जो नाभि से ऊपर भाग होता है, वो क्या करता है, गति के जड़त्व के कारण उसका वेग गति करने पर प्रयत्न करता रहता है। मतलब कि क्या करता है कि जो अपना शरीर के ऊपर, मतलब नाभि का ऊपर वाला भाग होता है, वो क्या करता है, गति करता है। और गति करने के कारण जैसी बस अचानक रुकी, तुम अचानक से आगे झुक जाते हो, ठीक। नहीं आया समझ में? आगे की ओर झुक जाते हो, ठीक, जिससे यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ना आया समझ में? देखो सीधा है, क्योंकि जैसे अपन आंखें मीच के पढ़ना, क्योंकि जो चलती हुई बस है वो अचानक रोक देने पर, ठीक, अचानक रोक देने पर बस के संपर्क में जो नाभि से नीचे वाला भाग होता है वो विराम अवस्था में रहता है, ठीक। मतलब जो पैर होते हैं वो विराम अवस्था में होते हैं, और जबकि शरीर, मतलब नाभि के ऊपर वाला भाग गति करता रहता है, जिसमें जड़त्व के कारण क्या होने लगता है, उसी वेग से गति करता है, गति करने का प्रयत्न करता रहता है। अपन भली बैठे हो लेकिन अपना शरीर गदबद दे रहा हो, दौड़ रहा हो सीधो, ठीक है, दौड़ रहा हो, तो जिसके कारण जैसी बस रोकी अपन भी आगे की ओर अपन मुड़ के भर गिरते हैं सीधे पर, ना पकड़े भाव तो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। बरसात के समय मोड़ पर स्कूटर या साइकिल फिसल क्यों जाती है? चलाइए, स्कूटर चलाई होगी, साइकिल तो चलाई होगी। अरे हाँ, फिसलते अच्छे हैं। देखो अभी देखो अपन सड़क पर फिसल रहे, लेकिन आजकल जमाना ही इतना अच्छा चल रहा है कि सीधे सीधे लट्टू हो गए, फिसल रहे, ठीक है, फिसलते हुए देखते हैं अपन। देखो बरसात के समय मोड़ पर स्कूटर या साइकिल फिसल क्यों जाती है? अभी तो स्कूटर और साइकिल फिसलने का कारण मुझे पता है, लेकिन फिजिक्स में चलते हैं यार, अपन कहीं और जा रहे थे ना, ठीक। फिसलने का वो कारण अलग है, वो कहाँ फिसलते हैं, किसी ने दिखाया, बस तुम फिसल गए, नहीं फिसल जाते, ठीक। चलो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं वापस, ठीक है। बरसात के समय मोड़ पर स्कूटर या साइकिल क्यों फिसल जाती है? देखो बरसात के कारण जो घर्षण होता है वो हो जाता है कम, ठीक, मतलब जो टायर को समतल से, मतलब जो रोड से चिपकना चाहिए वो चिपकना कम हो जाता है, ठीक है, और कम होने के कारण उसमें फिसलता बढ़ जाती है, ठीक। यदि तुम बर्फ पर, तुमने देखा होगा कोई भी चीज चलाता है तो चलने से ज्यादा तो वो रिपटती है। बर्फ पर तुमने चीज चलाई हो, कुछ भी चीज चलाना, ठीक, वो घूमने की बजाय, मतलब कि आगे बढ़ने की बजाय फिसलेगी, वो आगे तो बढ़ेगी, फिसलेगी, ठीक है। तो वैसे ही हो जाता है बस कार्य में, जिसे बरसात का समय कहते हैं। बस कार्य में
वर्षा के समय क्या हो जाता है, रोड भी बिल्कुल उसी जैसे रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक, तो समझो, क्योंकि मोड़ पर संतुलन के लिए साइकिल के पहिए तथा सड़क के बीच घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने अभी बताया था कि जो टायरों में घर्षण होता है वो कम हो जाता है। एक खुरदुरे कितना कर लो, लेकिन वो चिकनी आ जात तो बस घर्षण कम हो जाता है। ठीक, मतलब रिपटने लगे तो घर्षण कम हो जाता है, जिस कारण साइकिल व स्कूटर फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं 5वें पेज पर। ये ताजमहल है, हैप्पीनेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट है, तो इसको सिद्ध करना है। ठीक है, पहले अपन संवेग संरक्षण का नियम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना वेरी मोस्ट है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तिमाही छमाही पूछ लेते हैं। ठीक है, समझो, संवेग संरक्षण का नियम लिखो। मतलब संवेग है जो जब अपन गति कराते हैं किसी चीज को तो क्या करता है, वो करता है कि अपने अवस्था में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, तो समझो, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मतलब कि कोई बाहरी बल नहीं चाहिए उसे, खुद का ही बल बहुत है, तो बाहरी बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का संपूर्ण संवेग क्या होता है, नियत होता है। जितना भी उसका वेग होता है, गति करने की स्थिति होती है, वो स्वयं पर डिपेंड रहता है। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया होगा कि बाह्य बल, किसी बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होती है। अनुपस्थिति में किसी वस्तु का संपूर्ण संवेग, संवेग मतलब उसमें जो भी वेग, गति करने के लिए वेग उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या होता है, नियत होता है, स्वयं पर निर्भर होता है। उसे ही क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखो यही पढ़ा है हमने, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का संपूर्ण संवेग क्या होता है, नियत होता है। उम्मीद है समझ में आया। चलो समझ में आ गया, तो अगला चलते हैं सिद्ध करना। इसी को संवेग संरक्षण को सिद्ध करना है कि जो बल है वो संवेग से नियत क्यों है। तो समझो, इसलिए मानना है, पहले तो हर एक चित्त में मानना है। क्या मानोगे, देखो, माना कि किसी कण, कण वस्तु एक ही कहलाती है, कण पर एफ बल डेल टी समय, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं, डेल टी समय तक लगाया जाता है। मतलब कोई भी कण है, ये कण है, ये कण नहीं कणा लग रहा, ठीक, बहुत बड़ा कण है। ठीक, कण है, वो कण पर क्या कर रहे, बल लगा रहे हैं, और इस बल लगाने में हमें जितना समय लग रहा है, ठीक है, वो क्या है, डेल टी है। इससे उसके संवेग में परिवर्तन डेल पी है। मतलब कि यहां से जो स्थिति में परिवर्तन हुआ, इससे यहां से स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ये यहां है तो ये यहां पहुंच गई, तो स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो स्थिति में परिवर्तन क्या है, डेल पी है। ठीक, अतः न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखो, संवेग में परिवर्तन और बट्टे में, संवेग में परिवर्तन बट्टे में समय, मतलब समय को क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके होती है, बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये लिखा है, देखो, F बराबर डेल पी, संवेग में परिवर्तन डेल पी होता है और समय में परिवर्तन डेल टी होता है। यदि मान लिया जाए कि बाह्य बल क्या है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग में परिवर्तन, तुमने पढ़ा होगा कि देखो, बाह्य बल की अनुपस्थिति में बाह्य बल लगाना ही नहीं है, तो बाह्य बल लगाओगे नहीं, जो चीज होती नहीं है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो इसको जीरो रख दिया, यहां चला गया जीरो, मैंने यहां रख दिया तो जी आ गया, डेल टी यहां जाएगा तो जी आ जाएगा, जीरो गुणे डेल टी बराबर में डेल पी। और इसको क्या कहेंगे, डेल, यहां जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, डेल पी बराबर जीरो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग में परिवर्तन नहीं होता है। संवेग की जो स्थिति है, एक बार तुमने ऐसा रख दिया तो जे फाइनल है, इतना ही पे रखा रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सिद्ध करना समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 6वें पेज पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो, न्यूटन के द्वितीय नियम को सिद्ध करो। समझो, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, मैंने वस्तु का द्रव्यमान m मान लिया, ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान m मान लिया, और वस्तु का वेग भी है, मतलब जिस गति से भी जाएगी उसे भी करेंगे, ठीक है।
अभी लेकिन जो पता नहीं है जो प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है, लेकिन ये पता है वेग है भी। तब संवेग की परिभाषा से, संवेग का सूत्र तुमने 2 चैप्टर में पढ़ चुके होगे कि संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ओके, संवेग को p से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को m से, वेग को v से। और ये वेक्टर क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये सदिश राशि होती हैं। इसको समीकरण 1 मान लिया। पर पिंड मतलब वस्तु, पिंड यानी वस्तु, वस्तु का प्रारंभिक संवेग mu है तथा, जो तुम्हें लिखना ही है, ठीक है, पर पिंड का प्रारंभिक संवेग क्या, या प्रारंभिक वेग लिख सकते हो, प्रारंभिक संवेग mu बा, जो बा बकरी को लिखो वो बक्का, पिंड मतलब वस्तु का अंतिम वेग m भी है। तब संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? एम भी माइनस एम यू बटे टी। ठीक, इन दोनों में से m कॉमन ले लें। फिर लिखा मैंने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। अपन जानते हैं कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो किसके बराबर होती है? बल के समानुपाती होती है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होती है। तो मैंने यहाँ से संवेग परिवर्तन की दर का सूत्र क्या है? ये है, तो मैंने यहाँ रख दिया। बस इसमें से m कॉमन लिया तो v माइनस यू बचेगा बटे में टी। किसके समानुपाती होता है? संवेग की, जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो किसके बाद समानुपाती होती है? अनुक्रमानुपाती, बल के। ठीक है, तो मैंने बल लिख दिया। इसके बाद बल, जो कि इसका मान तुमने न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ा हो कि v बराबर यू प्लस एटी होता है। इसमें से मुझे क्या करना है? ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो v माइनस यू आ जाएगा, बराबर क्या आया? 80। टी बटे में ले जाऊं तो v बराबर यू बटे में टी, ए जी आ गया सेम। तो मैंने इसकी जगह पे क्या रख दिया? ए रख दिया। और समानुपाती चिन्ह हटाओ तो हमेशा के लगता है, और के क्या होता है? नेतांक होता है, जिसमें जहां के बराबर क्या है? 1 है, तो के का मान मैंने 1 रख दिया। एफ बराबर एम ए। ओके, अब ये भी बताना है कि एफ क्या है, एम क्या है और ए क्या है। तो समझो, जहां एफ बल है, एम द्रव्यमान है और ए त्वरण है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। छठवां हो गया, 7वां पेज, पेज नंबर 7। इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, घर्षण कोण वा वक्का लिखा है जी। घर्षण कोण व विराम कोण किसे कहते हैं? इसमें संबंध स्थापित करो। समझो, घर्षण कोण क्या कहलाता है? देखो, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया की परिणामी बल को अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनता है। नहीं आया समझ? बिल्कुल नहीं आया, चलो थोड़ा बहुत तो आया। देखो समझो, इसने क्या कहा है? सीमांत घर्षण बल मतलब कि जो तुम्हारे तल पर बल लग रहा है, ठीक, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब पर परिणामी बल, मतलब कि यहाँ का कोई पॉइंट होगा, इस पर कोई परिणामी बल दे रहे हैं, ठीक, ये अभिलंब निकाल दिया और इस पर कोई बल लगा है, ठीक। तो तुम्हें पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, तल है, ये तल है, कौन सा बल? सीमांत घर्षण बल का तल है, ठीक। तो यहां से क्या प्राप्त हो रहा है? अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है, ठीक। अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है, जो कहां जाता है? यहां जाता है। तो यहां से लेके कोण निकलेगा, जो कोण निकलता है वो क्या कहलाता है? थीटा, मतलब कि घर्षण कोण कहलाता है। चलो, विराम कोण। नत समतल पर स्थित किसी पिंड की सीमांत संतुलन की स्थिति में नत समतल का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है? विराम कोण कहलाता है। मतलब नत समतल है, कोई समतल है, ठीक, ये मान लीजिए कौन, तुमने समतल मान लिया, क्या मान लिया? रोड से जाना फर्श समतल होता है, मैंने फर्श मान लिया, ठीक। तो ये नत समतल तल पर अपन को जो भी सीमांत की स्थिति बताना है, सीमांत वाला इस पर बल लगेगा, ठीक। तो इसकी जो ये क्या है? क्षैतिज में है, और क्षैतिज रेखा पर मतलब ये क्षैतिज में जो भी क्या करेगा? बल दर्शाएगा, ठीक। इसको संतुलित करने के लिए जो बल दर्शाएगा वो क्या होगा? विराम होगा जी, ना तो गति करेगी ना कछु करेगी, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? इस पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? विराम कोण होगा, ठीक है। समझो, नत समतल की स्थिति पर मतलब कि किसी भी
रोड की स्थिति पर या फर्श की स्थिति पर, किसी पिंड को सीमांत संतुलन की स्थिति में, मतलब इसको यहाँ है तो यहाँ मैंने एक वस्तु लगा दी और वस्तु पर कोई भी अपन को क्या करना है, संतुलन देना है, तो इसमें क्षैतिज रहेगा, ठीक, फर्श रहेगा तो क्षैतिज है, तो क्षैतिज झुकाव के विराम कोण कहलाता है। नहीं यार समझ में? अरे यार समझ में तो आ गया होगा यार। जैसे जो नेत समतल है, जो ये है मान लो सपाट है, ठीक, सपाट है ठीक, तो इस पर मैं क्या करूं, वस्तु चलाऊं, इस प्रकार से वस्तु चलाता हूं, ठीक, तो ये क्या कहां जा रही है, क्षैतिज पर जा रही है, और क्षैतिज पर जो कोण बना रही है, मतलब कि यहां से लेके जो कोण बना रही है, जो इस प्रकार का कोण बना रही है, तो जो कोण बना रही है उसे क्या कहेंगे, विराम कोण कहेंगे। समझ में आ गया? अब तो आ गया। चलो, इसका संबंध इंपॉर्टेंट है। तो यदि सीमांत घर्षण गुणांक म्यू, इसको म्यू पढ़ेंगे, ठीक है, यू में तुम यू बना के एक डंडा और इस साइड से काट दो तो क्या कहलाता है, वो म्यू कहलाता है, मयू, ठीक। तो म्यू से घर्षण कोण अल्फा तथा से विराम कोण थीटा है, तो मैंने म्यू बराबर लिख दिया टेन थीटा और म्यू बराबर टेन अल्फा। एक तो तुम्हें देखो घर्षण गुणांक एक ही बार लेना है, एक तुम्हें घर्षण कोण लेना है जो कि अल्फा है, एक विराम कोण लेना है जो कि थीटा है, ठीक। मैंने दोनों कोण के लिए ले लिया। देखो म्यू इसके लिए, म्यू इसके लिए, दोनों बराबर हैं, तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो जाएगा, तो टेन अल्फा बराबर थीटा ले लिया, जैसे जी काट दिए, बचा क्या, अल्फा बराबर थीटा, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं, 7वां पेज हो गया, अब चलते हैं 8वें पेज पर। संयुग्मी बल तुम्हारे फ्रेंड हैं क्या? हैं, होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब एक चाट की दुकान पर जाना और बस लग जाना खाने के लिए, तो वहां तुम्हारी जो फ्रेंड मदद करता है तो उससे क्या होता है, अट्रैक्शन, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हो, ठीक। तो यहाँ वो क्या है, यहाँ भी वे वस्तु कह रहा है, देखो कि एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले दो या दो से अधिक बलों को संयुग्मी बल कहते हैं। तुम एक ही चाट के ठेला पर तुम चारों दोस्त पैसे दे रहे हो, किसको, चाट के ठेला को, फ्री के नहीं, ऐसे ही तुमने पैसा दिया, किसके लिए, चाट खाने के पैसे दिए, ठीक। तो ठेला क्या है, एक ही बिंदु है, और एक ही बिंदु पर जो कार्य दो या दो से अधिक करें, कार्य करने वाले दो या दो से अधिक हों, तो उस बल को क्या कहेंगे, संयुग्मी बल कहेंगे। मतलब एक बिंदु पर, ये बिंदु है, इस बिंदु पर बिलात जनों ने कार्य किया, बहुत सारे, ठीक, दो या दो से अधिक, ठीक, बिलात जनन ने कार्य किया, तो इस पर जो कार्य किया, इस पर जो कार्य किया, तो इस कार्य करने के बाद जो बल उत्पन्न हुआ तो उसे क्या कहेंगे, संयुग्मी बल कहेंगे। इस बिंदु पर बिलात जने कार्य कर रहे, बहुत कार्य करने से दो या दो से अधिक बल लगेंगे इस पर, ठीक। संवेग किसे कहते हैं? संवेग देखो इजी परिभाषा है, संवेग का सूत्र क्या होता है, P बराबर mv, ठीक। तो संवेग वस्तु का द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल, दोनों जो गुणा में गुणनफल को संवेग कहते हैं। कितने इंपॉर्टेंट, बहुत इजी परिभाषा है कि संवेग क्या कहलाता है, वस्तु द्वारा या वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल, जो द्रव्यमान जो वेग दोनों में गुणनफल, उसे संवेग। उम्मीद समझ में आया होगा। आवेग किसे कहते हैं? आवेग किसी वस्तु पर आरोपित बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। मतलब कोई भी पिंड है या वस्तु है, उस पर बल दिख रहा है और बल लगाने में जितना समय लग रहा है उसका गुणा कर दो तो उसे क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ओके, अगला ऐसी बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ा होगा, जब तुम कैच लेने जाते हो तो तुमने कैच लेने से पहले हाथ अपने पीछे करते हो, हाथ पीछे करते हो फिर कैच लेते हो। यदि हाथ पीछे नहीं करो तो तुम कैच छोड़ दोगे, ठीक। तो हाथ पीछे करने के लिए तुम जैसे कैच लेते हो तो हाथ पीछे ही क्यों करते हो, आगे क्यों नहीं कर लेते हो पहले से, ठीक। तो समझो, अपन कैच लेने जाते हैं तो हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं, क्यों, इसी कारण को बताना। देखो कैच लेते समय क्रिकेटर हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्यों,
क्योंकि अच्छे से कैच बन जाए, आ जाए, क्योंकि उसे पता हो जाता है कि गेंद यहीं गिरेगी, जो कि मैं जकड़ लूंगा इस प्रकार से। चलो, इसका यह कारण है कि खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है। अरे तुम पीछे से ऐसा बल लगाओ, ठीक, तुमने इस प्रकार से लिया और इस प्रकार से बल लगाया जल्दी, ठीक, तो वो क्या कर रहे हो तुम, यहां से लेके यहां तक जो बल लग रहा है, ठीक, जिससे गेंद की गति रुक जाती है। जैसे तुमने यहां से ऐसा बल लगाया तो गेंद रुक जाएगी, ठीक, क्योंकि इस साइड से भी बल जा रहा है और उस साइड से भी बल आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड से बल लगेगा तो गेंद रुकेगी, ठीक, जिसमें संवेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। तो समझो, इसका यह कारण है कि खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। जैसे गेंद को रोका, संवेग शून्य हो, जो ही वस्तु रुक जाएगी उसका संवेग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। तो इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद के जितना समय तक रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही समय लगेगा। मतलब उसे पकड़ने में जितना समय लग रहा है, ठीक, मतलब गेंद को पकड़ने में, रोकने में जितना समय लगेगा, उसका आवेग के लिए उतना ही कम बल लगेगा। मतलब उसको कैच लेने के लिए उतना ही कम बल लगेगा। जितने भी पीछे से कैच को लेगा, जैसे पीछे से आगे को हाथ किया तो समझ लेना उसके लिए कम दर्द होगा, मतलब उसमें आवेग कम होगा। नहीं आया समझ में? देखो, आवेग मतलब कि जैसे तुम पीछे से हाथ आगे को करो तो तुम्हें जल्दी पकड़ में आ जाएगी, लेकिन जितने ही तुमने आगे की आगे हाथ उठा दिया तो गेंद आपके यहां टकरा के उठ जाएगी, जिस कारण आपका क्या हो जाएगा, गेंद कैच नहीं आएगी, ठीक। तो इसी कारण क्या करता है, क्रिकेटर हाथों को पीछे ले जाता है, फिर कैच लेता है, ठीक। पेज नंबर 8 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 9, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका चित्र यहां बना दिया, जो कि यहां जगह नहीं बची थी तो मैंने इस पर बना दिया, लेकिन मैं तुम्हें अलग साफ पेज पर समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। यहां भली खिचड़ी पकी है, मैं आपके लिए इसी में खिचड़ी भजिया सब मिला के मिक्स करके आपको खिला दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। समझो, समझना क्या है, देखो, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्श जया स्थितिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। जो देखो, स्पर्श जया मतलब कि टेन थीटा, ठीक, स्पर्श जया को टेन थीटा कहते हैं, और स्थितिक घर्षण गुणांक इसको किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है, इसको म्यू से दर्शाते हैं। तो समझो, इसमें ये भी आ सकता है कि विराम कोण के लिए व्यंजक निर्मित करो, क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण का व्यंजक, ठीक, या ये आ सकता है सिद्ध कीजिए कि म्यू बराबर टेन थीटा। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तुम्हें बस से सोच समझ के जो उतार लेने और उतार के फिर जो क्वेश्चन जो तुम याद कर लोगे, तो एक तो क्वेश्चन जी आ सकता है या जी आ सकता है, या जो लास्ट में तुम्हें प्राप्त होगा वो आ सकता है, ठीक है, लिख कर आ जाएगा, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, आएगा लेकिन बहुत सरल है। देखो, विराम कोण का व्यंजक क्या होता है, या इसका व्यंजक, कि हम जानते हैं कि सीमांत बल 3 प्रकार का होता है। जो तुम बल दे रहे वो 3 प्रकार का होगा, कैसा होगा, देखो अब बताते हैं हम तुम्हें साफ पेज पर, 1 नंबर पेज पर चित्र बनाकर मैंने ये ले लिया कोई सतह, इस पर मैंने डाल दिया एक झुकाव, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक एक मैंने रेखा डाली, जो कि क्या होगी, mg cos थीटा होगी, और यहां से लेके यहां तक एक और रेखा डाल दी, जो कि क्या होगी, mg होगी। इतना समझ में आ गया होगा। समझो, हम जानते हैं कि सीमांत बल कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पिंड का भार mg नीचे की ओर, मतलब जो पिंड है, यहां से जो पिंड गति कर रहा है, तो जो mg नीचे की ओर लगेगा वो क्या है, भार है, पिंड का भार, ठीक, जो कि mg है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया r नत समतल लंब की ऊपरी ओर है, मतलब ये क्या है, नत समतल है, ये क्या है, नत समतल है, और ये कहां जा रहा है, ऊपर की ओर है, जो क्या कर रहा है, अभिलंब
बल के लंबवत दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिर उसने तीसरा नंबर में क्या कहा है, सीमांत घर्षण बल F और बेस में लिखा है S नत समतल के अनुदेश है। जो सीमांत घर्षण बल है वो कहाँ है, नत समतल, यहां से कोई नत समतल लिखा हुआ है, निकला हुआ है, नत समतल है जी, और यहां से लेके यहां वो जो निकल रहा है वो क्या है, FS है, जो कि नत समतल पर क्या कर रहा है, सीमांत घर्षण बल निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद लिखा है पिंड का भार mg दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से, यहां एक mg साइन थीटा होता है, ठीक, और एक mg कॉस थीटा, जो कि देखो Fs बराबर किसके होगा, mg साइन थीटा के, जो कि क्या है, जो कि देखो इसमें पढ़ लो, नत समतल तल लंबवत घटक, लंबवत घटक को किससे दर्शाया था, r से दर्शाया था, जो कि r किसके बराबर होगा, mg cos थीटा, नीचे की ओर यहां से जाएगा यहां, लेकिन जो नत समतल तल पर जो सीमांत घर्षण बल है मतलब Fs है वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर। देखो नत समतल तल के अनुदेश क्या होता है, Fs mg sin थीटा, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, ठीक, तो r इसके नीचे आएगा, ये आ गया, और mg cos थीटा इसके नीचे, mg से mg कट गया। हमने पढ़ा है कि Fs बटे r, F है S बेस में है, r बराबर क्या होता है, म्यू होता है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेंथ में ही पढ़ा होगा, अब भी पढ़ रहे हो, जो कि क्या होता है, टेन थीटा बनाता है, तो यहां म्यू बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। समझो, मान रखने पर टेन थीटा बराबर म्यू। समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब चित्र तुम कौन बना लेना, जे बना लेना, उम्मीद है समझ में आया होगा। बस यहाँ एक थीटा बन रहा है, यहाँ एक थीटा बन रहा है, बस कुछ नहीं, और तो सब सेम है, चलेगा, दौड़ेगा यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखो। तो सर्पी घर्षण को गतिक घर्षण भी कहते हैं, ठीक, और बेलन घर्षण को लोटन घर्षण भी कहते हैं। समझो, जो सर्पी होता है सांप जैसा होता है, खिसकता है, लिपटता है, फिसलता है, ठीक, और बेलन का, बेलन क्या होता है, बेलन लुढ़कता है या ढड़कता है, इसी प्रकार का करता है, बेलन लुढ़कता है या फिर ढड़कता है, ठीक। तो समझो, परिभाषाएं लिखीजिए दोनों, तो समझो, वह घर्षण जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है, नहीं आया समझ में, ये वस्तु है और सांप है जी, मान लीजिए, तो ये क्या कर रहा है, ये वस्तु एक ये वस्तु लिपट रहा है इस प्रकार से, ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, घर्षण, गतिक घर्षण कहेंगे। और बेलन घर्षण, वह घर्षण जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होता है, लुढ़काया जाता है या ढड़काया जाता है, इस प्रकार से, ठीक, ढड़काया जा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, लोटन या बेलन, ठीक है। आगे, इसमें केवल एक ही पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पर संपर्क में आता है, मतलब कि पहला पृष्ठ होता है, दूसरा ही पृष्ठ संपर्क में आएगा, तीसरा कहां से आ जाएगा पता ही नहीं है, चलो कहीं तीसरा होता ही नहीं है पहली बात तो। इसमें सभी पृष्ठ बारी बारी से संपर्क में आते हैं, जैसे मान लीजिए तुमने यहां ढड़काया, लुढ़काया, इस प्रकार से लुढ़काया, ठीक, तो ये यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, बारी बारी से आ रहा है, ठीक, तो वो क्या करता है, बारी बारी से संपर्क में आती है। तीसरा नंबर क्या है, घर्षण का मान अधिक होता है, जहां भी घर्षण लगता है सर्पी घर्षण का मान, जी क्यों, क्योंकि चिपक के चलता है, चिपक के चलता है तो घर्षण अधिक होगा, और लुढ़क के चलेगा तो क्या होगा, घर्षण कम होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है, ठीक है। आगे, सर्पी घर्षण को गतिक घर्षण भी कहते हैं और बेलन घर्षण को लोटन घर्षण भी कहते हैं, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, चाहो तो तुम याद हो चुका होगा, सुना सकते हो, कैसे, देखो समझो, समझो का सुनाओ, देखो, वह घर्षण जिसमें अब सर्पी है तो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर क्या किया जाता है, फिसलाया जाता है, उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। और बेलन घर्षण, वह घर्षण जिसमें क्या होता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर लुढ़काया जाता है, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, बेलन। इसके बाद यह है केवल एक ही वस्तु पर, मतलब एक ही पृष्ठ पर, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर फिसलती है,
ठीक है। और यह एक पृष्ठ से बारी बारी सभी पृष्ठों पर क्या करती है, फिसलती है। तीसरा नंबर, इसमें घर्षण का मान कम होता है, इसमें अधिक होता है। चौथा, इसे सर्पी घर्षण को गतिक घर्षण भी कहते हैं, बेलन घर्षण को लोटक घर्षण भी कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया हो गया। चलो 11वें पेज पर चलते हैं। आप 11वां पेज क्या है, अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? जो तुम्हें पृथ्वी से प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ कुछ और लिखा है, देखो अपकेंद्रीय बल लिखा है, अभिकेंद्रीय बल नहीं, अपकेंद्रीय बल है। तो यह एक आभासी बल होता है। अपकेंद्रीय बल होता है जो आभासी बल होता है। अभिकेंद्रीय बल है तो जो पृथ्वी से प्राप्त होता है, पर तुम्हें दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना, पता नहीं चलता है कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यह एक आभासी बल होता है, अपकेंद्रीय बल होता है जो आभासी होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। यह वृत्तीय गति में बाहर की ओर प्रतीत होता है। मतलब जब तुम गति कराओ तो ऐसा लगेगा कि केंद्र की ओर नहीं गति कर रहा है, साइड की ओर, बाहर की ओर गिर रहा है, ठीक है। तो वृत्तीय गति वही कर लाती, तो बाहर की ओर क्या करता है, गति करता है। इस प्रकार आभासी बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल या छदम बल कहते हैं, छदम बल कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है परिभाषा वैसे तो। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखो तो समझो, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय पर संयुक्त रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो संवेग संरक्षण का नियम होता है वो कैसा होता है। एक संवेग संरक्षण का मैंने तुम्हें अभी पीछे नियम पढ़ाया, वो क्या कहता है, वो कहने लगता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में संपूर्ण बल क्या करता है, जब बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो निकाय मतलब वस्तु, निकाय मतलब वस्तु, वस्तु का संयुक्त रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। मतलब कि वस्तु पर जो भी बल लगाया जाता है वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। रॉकेट नोदन क्या है? देखो, रॉकेट नोदन कहलाता है कि वस्तु पर, जैसे रॉकेट है, रॉकेट में जितना ही पीछे ईंधन गिरेगा उतना ही वो आगे की ओर भागता जाएगा, दौड़ता जाता है। चलो समझो, रॉकेट नोदन ऑब्जेक्ट आता है, यहां से लेके यहां तक पूछा जाता है। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। तो जो यहाँ रिक्त स्थान बना देंगे कि किस रॉकेट नोदन रिक्त स्थान संरक्षण पर आधारित है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक। तो रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण पर आधारित है और प्रारंभ में रॉकेट विरामावस्था में रहता है। मतलब कि जब रखा हुआ होगा ऐसा तो ये क्या रहता है, विराम रहता है, ठीक। और इसका प्रारंभिक संवेग शून्य होता है, मतलब ये रहा रहेगा तो इसकी विरामावस्था क्या रहेगी, शून्य रहेगी, संवेग क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है। और ईंधन के दहन के फलस्वरूप गैस जेट, मतलब कि जो गैस होती है उसका ईंधन होता है गैस, ठीक। तो गैस जेट नली से जितना संवेग पीछे की ओर निकालता है, मतलब कि ईंधन जितना भी नीचे की पीछे की ओर गिराता है, रॉकेट उतना ही संवेग आगे को बढ़ाता है, संवेग की तरह से, मतलब संवेग मतलब वेग से आगे बढ़ाता है। इस प्रकार के रॉकेट को क्या कहते हैं, संवेग शून्य हो जाता है। जैसे ही आगे गिराएगा तो वो आगे बढ़ा जाएगा, जिससे संवेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉच।